हेलो एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? चलिए बिना समय गवाए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है उत्तोलक। फ्रेंड्स, उत्तोलक से रिलेटेड क्वेश्चनों को सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा गया है, और जैसे जैसे कंपटीशन में साइंस का महत्व बढ़ रहा है, वैसे वैसे फिजिक्स का जो क्वेश्चन है, जो फिजिक्स के जो चैप्टर हैं, उनसे भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो फिजिक्स का ही एक टॉपिक है उत्तोलक, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लेते हैं, तब आपको उत्तोलक से जुड़े हुए किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, और आपको जिन एग्जाम्पल्स को पहचानने में दिक्कत होती है कि कौन सा उत्तोलक किस वर्ग का है, ये दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। तो उत्तोलक समझने से पहले फ्रेंड्स, हम पहले सरल मशीन समझेंगे, क्योंकि उत्तोलक भी एक प्रकार की सरल मशीन ही है। तो सरल मशीन की परिभाषा के हिसाब से ऐसी मशीनें जिनकी रचना सरल होती है, यानी इन मशीनों की सहायता से कार्य को सरल बनाया जाता है, ऐसी मशीनें होती हैं आपकी सरल मशीनें। जैसे आपने अपने आसपास में कई सारी सरल मशीनें देखी होंगी। पहली है आपकी घिरनी। इसकी मदद से आप किसी चीज़ को आसानी से उठा सकते हैं, जैसे लिफ्ट में भी घिरनी होती है। दूसरी आपकी सरल मशीन है स्क्रू जैक। कई बार आपने देखा होगा कि जब गाड़ी में टायर वगैरह चेंज करना होता है, तब आप जैक का प्रयोग करते हो। तीसरी चीज़ है आपकी उत्तोलक, और उत्तोलक ही हमारा आज का टॉपिक है। उत्तोलक को डिटेल में समझते हैं। उत्तोलक एक सरल मशीन का उदाहरण है। इसमें दो या दो से अधिक भुजाएं जुड़ी होती हैं, यानी दो या दो से अधिक भुजाओं को एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। उत्तोलक की सहायता से लाभदायक कार्य किया जाता है। ठीक है, तो उत्तोलक भी एक प्रकार की सरल मशीन हो गई, क्योंकि मशीन जो है हमारे कार्य को सरल बनाने के लिए प्रयोग होती है। तो उत्तोलक भी एक सरल मशीन है। इसमें आपकी दो भुजाएं होती हैं जो कि किसी पॉइंट पर जुड़ी होती हैं, कई बार दो से अधिक भी होती हैं, और इसकी सहायता से आप लाभदायक कार्य करते हो। चलो उत्तोलक की रचना समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उत्तोलक के तीन भाग होते हैं। अगर उत्तोलक की रचना की बात की जाए तो उत्तोलक में आपके तीन भाग होते हैं। पहला होता है आपका आलंब, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं फलक्रम। दूसरा होता है आपका आयास या प्रयास, जिसको कि आप एफर्ट कह सकते हो, कई बार आप इसको फोर्स भी कह सकते हो। तीसरा होता है आपका भार या फिर कार्य, इसको आप कहते हैं लोड। फ्रेंड्स, हम तीनों भागों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आपका आता है आलंब। प्रत्येक उत्तोलक में एक स्थिर बिंदु होता है, यानी एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर उत्तोलक की भुजाएं फिक्स होती हैं, और इसके सापेक्ष उत्तोलक की भुजाएं गतिशील होती हैं, यानी कार्य करने के लिए गति करती हैं। इस बिंदु को आलंब कहते हैं, और आलंब को हम एप से प्रदर्शित कर देते हैं। यानी प्रत्येक उत्तोलक में एक स्थिर बिंदु होता है या एक पॉइंट होता है जहां पर उत्तोलक की भुजाएं जुड़ी होती हैं, इसको हम आलंब कह सकते हैं। दूसरा होता है आपका आयास या प्रयास। उत्तोलक में जिस बिंदु पर बल लगाया जाता है, फ्रेंड्स गौर करिएगा, उत्तोलक में जिस बिंदु पर बल लगाया जाता है, यानी एक ऐसा पॉइंट होता है कि वहाँ पर हम कार्य करने के लिए बल लगाते हैं, यानी हम वहाँ पर प्रयास करते हैं या प्रयास लगाते हैं, उसको कहते हैं आयास। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसी क्रम में आपकी तीसरी चीज़ होती है भार या कार्य। उत्तोलक में एक बिंदु ऐसा होता है जिस पर कार्य किया जाता है, यानी उस पर भार लगाया जाता है, उस बिंदु को हम भार कह सकते हैं। भार को हम डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं उत्तोलक के प्रकार, यानी टाइप्स। उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं आपके, जिसमें आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक या प्रथम वर्ग का उत्तोलक आता है सबसे पहले। इसे हम समझेंगे। इसमें होता क्या है, इस वर्ग के उत्तोलक में जो आपका आलंब एफ होता है, वो भार डब्लू और आयास ई के बीच में स्थित होता है। यानी आपका जो आलंब एफ होता है, जहाँ पर भुजाएं जुड़ी होती हैं, वो हमेशा बीच में होगा, और एक तरफ आपका भार लगाया जाएगा, मतलब एक तरफ से आपका भार होगा, दूसरी तरफ आपका आयास होगा। इसे हम एक फिगर की मदद से समझते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसमें आलंब जो एफ है वो बीच में है, डब्लू एक तरफ दिखा दिया, और दूसरी साइड है आपका आयास ई। इस चित्र को हम ऐसे भी बना सकते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डब्लू को आप
राइट में ही मानेंगे या लेफ्ट में ही मानेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो लेफ्ट वाले फिगर में मैंने W को लेफ्ट में और E को राइट में माना है, लेकिन राइट वाले फिगर में मैंने E को लेफ्ट में मान लिया, W को राइट में मान लिया। मतलब भार और आयास आपके बदल सकते हैं, लेकिन जो आपका ग्राफ में जो आलम्ब है वो आपको बीच में दिखाना पड़ेगा। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है इसमें कि इस वर्ग के जो उत्तोलक होते हैं उसमें आपका आलम्ब F बीच में होता है। अब देखो फ्रेंड्स, इसके उदाहरण में आपका कैंची आता है, या फिर प्लास आ गया, या फिर संडासी है। यह आपके घर में पाई जाती हैं सारी चीज़ें और आपके आसपास आपने देखी होंगी। पार्क में जो बच्चों का झूला होता है वो भी आपने देखा होगा। तो ये सारे जो उदाहरण हैं वो आपके प्रथम वर्ग के उदाहरण हैं, जो प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक हैं। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें कैंची में आप ध्यान से देखिएगा, जो आपका आलम्ब F है वो बीच में है। यहाँ पर कैंची में पेच लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि आलम्ब उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पर दोनों भुजाएं जुड़ी होती हैं। तो F इसमें आपका हो गया आलम्ब। E आपका आयास है, यहाँ से आप कैंची को पकड़ के चलाते हो, मतलब प्रयास लगा रहे हो आप। और जहाँ ये मैंने W लिख रखा है एरो की मदद से, ये आपका है भार, यानी आप इसकी मदद से कार्य कर रहे हो, यानी कपड़ा काट रहे हो। तो ये आपका W एक साइड हो गया, आयास दूसरी साइड हो गया, और बीच में हो गया F। ये इसकी पहचान है। प्रथम श्रेणी के जितने भी उत्तोलक हैं आपने देखा होगा कि उन सभी के बीच में ही आलम्ब होता है। कैंची हो गई, प्लास हो गया, संडासी हो गई, सभी के बीच में तो होता है आपका पेच। अच्छा, ये पार्क में जो बच्चों का झूला होता है, देखो मैंने इसका एक सिंपल ग्राफ बनाया है। इसमें क्या है, बीच में आपका F दिखा रखा है जहाँ पे झूला जुड़ा होता है। अब एक साइड लड़का बैठता है इधर लेफ्ट साइड में और दूसरा लड़का बैठता है राइट साइड में। मतलब कि जो एक तरफ के लड़के को हमने आयास मान लिया E, और दूसरी तरफ के लड़के को हमने भार मान लिया W। तो ये भी आपका प्रथम वर्ग का उत्तोलक है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कैंची को कौन से वर्ग का लगाएं। लेकिन अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जिनमें आपका पेच बीच में होता है, मतलब आलम्ब बीच में होता है, जहाँ से भुजाएं जुड़ी होती हैं, अगर वो पॉइंट बीच में है तो वो प्रथम वर्ग का उदाहरण है। अच्छा, इसके बाद हम इसका यांत्रिक लाभ समझते हैं। फ्रेंड्स, हम यांत्रिक लाभ के बारे में वीडियो के लास्ट में आपको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए कि जो प्रथम वर्ग के उत्तोलक हैं उनका यांत्रिक लाभ एक से कम भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस वर्ग के उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ एक से कम, एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, खासतौर पर रेलवेज में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ हमने अच्छे से समझ ली, आपने समझा कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक में क्या होता है। अब इसी तरीके से हम आगे पढ़ते हुए अब हम पढ़ेंगे द्वितीय वर्ग के उत्तोलक को, या जो आपके दूसरे वर्ग के उत्तोलक हैं सेकंड क्लास के, उनके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस वर्ग के उत्तोलक में जो भार W होता है वो आलम्ब F और आयास E के बीच में स्थित होता है। मतलब पिछली बार क्या था, पिछली बार आपका आलम्ब F बीच में था, इस बार आपका भार बीच में है, W बीच में है। एक साइड आपका आलम्ब F है और दूसरी साइड आपका आयास E है। देखो हम इस ग्राफ की मदद से समझेंगे। फ्रेंड्स, इसमें देखिए, आप लेफ्ट वाले फिगर में देखिए, F आपका लेफ्ट साइड में है, यानी ये आलम्ब हो गया, बीच में आपका भार W हो गया, और एक साइड आपका हो गया आयास E। ठीक इसी फिगर को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने बताया था E और F को आप बदल सकते हो, लेकिन जो बीच वाली चीज़ होती है उसको हम नहीं बदल सकते। तो भार इसमें बीच में दिखा रखा है, आप समझ सकते हैं। अब इसके हम उदाहरण समझेंगे। नींबू निचोड़ने की मशीन, हम सभी ने देखा है कि जो नींबू पानी बेचने वाले होते हैं उनके पास एक मशीन होती है जिससे कि वो नींबू निचोड़ते हैं। आपने अगर गौर किया हो तो आपने देखा